हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नोन एज। यानी कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट अगर रिडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट, बिजनेस साइकिल, रिसेशन या फिर ट्रफ। तो फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं रिसेशन। जब भी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर रिसेशन आता है या रिडक्शन होता है उसमें, तो हम उसको रिसेशन बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीएलसी, यानी कि पीएलसी की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्शन है पब्लिक लाइसेंस कंपनी, प्राइवेट लाइसेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what keyword can be used to describe the basic economic problem that all societies face। यानी कि हम ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी फेस करती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के टाइम? सेल्फिशनेस, ग्रीडी, इक्वलिटी या फिर स्कार्सिटी। तो फ्रेंड्स, वहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा ग्रीड। तो फ्रेंड्स, ग्रीड एक तरह का लालच होता है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी क्या करती है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट की स्कार्सिटी आती है, वो किससे आती है? लोग उस एक्टिविटी, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका पूल क्रिएट कर लेते हैं और मार्केट में इस तरह शो करते हैं कि वो मार्केट में खत्म हो गई है। वो क्या करते हैं, वो उसको इस तरह से हाइड कर देते हैं मार्केट से प्रोडक्ट को, जिससे कि अगर जब उसकी ज्यादा डिमांड आए तब वो मार्केट में निकालें और उसके वो एक्स्ट्रा प्राइसेस जो हैं या हाई प्राइसेस जो हैं वो चार्ज कर लें। इसलिए यहाँ पर हम ग्रीड वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया। यानी कि फ्रेंड्स, इंडिया में न्यू लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 1989, 1990, 1991 या फिर 1992। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, जो कि है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज लोएस्ट। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो एनुअल ग्रोथ रेट थी नेशनल इनकम की वो लोएस्ट थी? सेकेंड प्लान में, थर्ड प्लान में, फिफ्थ प्लान में या फिर सिक्स प्लान में? तो फ्रेंड्स, थर्ड प्लान में जो नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट थी वो लोएस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैलिया कमेटी ऑफ 1992 डील्स विद द ओवरहॉलिंग ऑफ अवर। यानी कि जो चैलिया कमेटी थी 1990 की, वो किससे डील करती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, फाइनेंशियल सिस्टम से, टैक्स सिस्टम से या फिर पेटेंट एंड कॉपीराइट से? तो फ्रेंड्स, ये डील करती है हमारे टैक्स सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। यानी कि फ्रेंड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग किसका एसेंशियल फीचर है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सोशलिस्ट का, मिक्स्ड इकोनॉमी का या फिर डुअल इकोनॉमी का? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारा पार्ट होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सिस्टम। यानी कि चाइना है वो किस सिस्टम का एग्जाम्पल है? मिक्स्ड इकोनॉमी का, सोशलिस्ट, कैपिटलिज्म या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, चाइना जो एग्जाम्पल है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। यानी कि इसमें से कौन सा इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, चेंजेस इन पेटेंट लॉज या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का इसमें से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकेंड है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, थर्ड है असाइनिंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ एग्रीकल्चर एंड हैवी इंडस्ट्री या फिर को एग्जिस्टेंस ऑफ रिच एंड पुअर। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फ्रेंड्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर इसके अंदर हम अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को ही इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, दोनों ही बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर किसे कहे जाते हैं या कौन जाना जाता है? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण या बाबा आमटे? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन वी कुरियन को व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है ई बिजनेस मीन्स, यानी कि ई बिजनेस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट है डूइंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सेकेंड है ऑर्डरिंग फॉर गुड्स थ्रू टेलीफोन, यानी थर्ड है ओनली बाइंग दी गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बिजनेस करना ई बिजनेस का पार्ट कहा जाता है या फिर ई बिजनेस का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an economy is at the take off stage on its path to development when it, यानी कि एक इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे होती है जब वो स्टेगनेंट होती है, स्टडी ग्रोथ में होती है, लिबरलाइज्ड होती है या फिर गेट्स मैक्सिमम फॉरेन एड। तो फ्रेंड्स कोई भी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज पे तब होगी जब वो स्टडी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर वो जो भी इकोनॉमी है वो टेक ऑफ स्टेज में रहेगी। नेक्स्ट है अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज डिफाइंड है, यानी कि ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो क्या बताती है? कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, या फिर हैविंग सेल इन मोर देन वन कंट्री, थर्ड ऑप्शन है हैविंग अ मल्टी एथनिक वर्कफोर्स, या फिर हैविंग सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि कोई भी कंपनी जो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में अपना प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्शन करती है, सेल करती है, तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती है। नेक्स्ट है लेसेस फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन, यानी कि लेसेस फेयर पॉलिसी है वो कहाँ अडॉप्ट की गई? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में, या फिर कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में? तो फ्रेंड्स लेसेस फेयर जो सिस्टम है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में फॉलो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि नाफ्टा किसका एग्जाम्पल है? कॉमन मार्केट का एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का, इकोनॉमिक कम्युनिटी का, या फिर फ्री ट्रेड एरिया का? तो फ्रेंड्स नाफ्टा जो एग्जाम्पल है वो कॉमन मार्केट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है नो प्लानिंग कैन स्टार्ट विदाउट सेटिंग, यानी कि कोई भी प्लानिंग हम नहीं कर सकते बिना किसी को सेट किए, तो वो क्या चीज है? बजट, ऑब्जेक्टिव्स, पावर, या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, जो कि है बजट। बिना बजट को वो बिना ऑब्जेक्टिव को सेट हुए हम प्लानिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्लानिंग को करने से पहले सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही हम प्लानिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है, यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? J.M. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। ऑप्शंस हैं J.R. हिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, P.L. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ, या मार्शल? तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन, या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री? फ्रेंड्स इस तरह से भी क्वेश्चन आता है तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, या कौटिल्य? फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो थे कौटिल्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो इन्हेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता यानी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी, या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा, वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई। सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी, तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा? उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी, या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहां इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी? 0, 1, 1 से अधिक, या 1 से कम? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ए, 0। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसके प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी? आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचें। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस, तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है, अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे, उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? applies only in agriculture, applies in industry only, applies to all areas of production, या फिर the marginal utility applies the depletion rule। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है, क्योंकि फ्रेंड्स डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी।
तो फ्रेंड्स ये हर जगह होता है, रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की, उस पर रिपेयर करवाने की, तो डिप्लीशन हर जगह होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को मापा जाता है यानी कि नेशनल इनकम को हम किस में मेजर करते हैं? देश के कुल उत्पादन द्वारा, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो, देश के कुल विनियोग द्वारा यानी जो नेशन का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा, देश के कुल उपयोग द्वारा यानी टोटल यूजनेस, या फिर डी ऑप्शन है हमारा कुल राजस्व द्वारा यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि देश के कुल उत्पादन द्वारा, हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में उससे हमारी राष्ट्रीय आय पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने या शुम्पेटर ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया था? हार्वे, हाले, वाकर या नाइट? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, हाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वितरण में उद्यमी को हिस्सा प्राप्त होता है सबसे बाद में, सबसे पहले, बीच में या कभी नहीं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है सबसे बाद में। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मूव करते हैं, जो कि हमारा समय वरीयता का विचार किसने दिया था? ऑप्शन है ओहलिन ने, विक्सेल ने, फिशर ने या मार्शल ने? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है हमारा लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नाइट ने, हाले ने, शुम्पेटर ने या शैकल ने? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है हमारा शुम्पेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी लगान की अभिधारणा किसने दी थी? ऑप्शंस हैं ए, एडम स्मिथ, मार्शल ने, रिकार्डो ने या फिर जे एम मिल ने? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल। मार्शल ने आभासी लगान की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किन चीजों पर निर्भर करती है? जनसंख्या के आकार पर यानी पॉपुलेशन पर, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल, रहन सहन का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, इंटरेस्ट रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है? वस्तु विभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफरेंस आना, किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस आना, वो किस मार्केट में पाया जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है, ऑप्शंस है जेवेंस ने, मार्शल ने, स्मिथ ने या फिर हिक्स ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में दूध मंडी उदाहरण है? ऑप्शंस हैं स्थानीय बाजार का, बी स्थानीय प्रतियोगी बाजार का, सी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन बाजार का, या डी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का उदाहरण है अगर किसी भी शहर में दूध मंडी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर व परिवर्तनशील लागतों के बीच अंतर बताइए। तो स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उन दोनों के बीच अंतर क्या है? मात्रा का अंतर है, किस्म का अंतर है, दोनों का अंतर है या उपरोक्त में से किसी का अंतर नहीं है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, मात्रा का अंतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है? एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी फर्म किस तरह से बिहेव करती हैं? हानि वहन करती हैं, बी ऑप्शन असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं,
सी ऑप्शन सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, डी ऑप्शन कीमत परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किस तरह का बिहेव करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको वो रिसीव करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि हम रात में एक और वीडियो को अपलोड कर दें आपके लिए, जिससे कि आप इजीली अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएं। और फ्रेंड्स, एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा और आपके एग्जाम्स में जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं प्लीज एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके एग्जाम में और कौन से क्वेश्चंस आए, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर डिस्कशन करने की। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।